आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि अपने दुश्मन को समझने के लिए उसकी ताकत को जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की हाइपरसोनिक स्ट्रेंथ को समझते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में रशिया के बाद केवल चीन ही है जिसने न केवल हाइपरसोनिक वेपन्स को विकसित कर लिया है बल्कि वो उसकी मिलिट्री की सर्विस में ऑपरेशनल भी हैं। और आज हम बात करेंगे चाइना की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में और जानेंगे कि ये भारत के लिए किस तरह का खतरा पैदा करती है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चाइना की जो ये DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसमें DF का मतलब है डोंगफेंग और डोंगफेंग का मतलब होता है ईस्ट विंड, हिंदी में बोले तो पूर्वी हवा या फिर पुरवाई। इस मिसाइल को चीन ने 1 अक्टूबर 2019 में बीजिंग में आयोजित की गई चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA की परेड में शो किया था। और इस परेड में 18 ट्रक माउंटेड DF-17 मिसाइल्स शो की गई थी। और आप कह सकते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन करने का चीन का सीधा सा मतलब था अपने सभी एडवर्सरीज को एक मैसेज देना कि वो हाइपरसोनिक वॉरफेयर के लिए तैयार है। और अधिकतर समय ऐसा होता है कि जब भी चाइनीज आर्मी अपनी परेड में किसी भी तरह का वेपन सिस्टम शो करती है तो उसका मतलब होता है कि वो वेपन सिस्टम ऑलरेडी उनके आर्सेनल में मौजूद है। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है तो ये ऑलरेडी अच्छी खासी संख्या में चाइनीज मिलिट्री की सर्विस में इंडक्ट हो चुकी है। और वैसे भी इसको डिस्प्ले किया गया था 2019 में, तब से लेकर अभी तक 4 साल से अधिक का समय हो चुका है। तो इसलिए ये संभावना और बढ़ जाती है। और जैसे कि हमने आपको शुरू में ही कहा कि रशिया के बाद दुनिया में चीन ही दूसरा देश है जिसने सफलतापूर्वक न केवल हाइपरसोनिक वेपन्स को विकसित किया है बल्कि उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करके ऑपरेशनल भी कराए। तो चलिए अब चाइना की इस DF-17 को डिटेल में समझते हैं। तो DF-17 मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर पर माउंट किया गया ताकि इसे किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर आसानी से ले जाया जा सके और आसानी से लॉन्च भी किया जा सके। रही बात इसकी मारक क्षमता की, तो इसको लेकर चीन का दावा है कि इसकी रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है जो कि इसे हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करने में मदद करता है। और इस मिसाइल का मास लगभग 5000 किलोग्राम है। अमेरिका दावा करता है कि चाइना की ये मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है, जबकि अधिकतर का ये मानना है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करने के लिए है। लेकिन जो मिसाइल सिस्टम्स के बारे में जानते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि कोई भी मिसाइल जो कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी कर सकती है तो उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके उसे न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने लायक बनाया जा सकता है। जैसे कि भारत का जो पिनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, हर कोई जानता है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड को ही कैरी करता है। लेकिन कई सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस बात का भी संदेह जताते हैं कि जरूरत पड़ने पर या फिर ऐसी कोई स्थिति होने पर जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो ऐसी स्थिति में इसे न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इक्विप करके इसे एक टैक्टिकल न्यूक सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी चाइना की जो ये DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक्चुअल में बैलिस्टिक है, जिस वजह से री एंट्री के दौरान ये बहुत ही अधिक रफ्तार को प्राप्त कर सकती है। और अगर इस मिसाइल को और बेसिक से समझा जाए तो ये एक्चुअल में चाइना की DF-16B मिसाइल का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें चाइना ने अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल DF-ZF को माउंट किया है। और ये DF-ZF बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भारत का HSTDV। तो चलिए पहले DF-16 और DF-ZF इन दोनों को समझते हैं जिनको मिलाकर ये DF-17 बनी है। तो जो DF-16 मिसाइल है वो चाइना की DF-15 मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन है और उसकी एक्यूरेसी लगभग 5 से 10 मीटर तक बताई जाती है। और ये मिसाइल अधिक ऊंचाई तक जा सकती है और री एंट्री प्रोसेस के दौरान और भी काइनेटिक एनर्जी को गेन कर सकती है। वहीं इसके बाद जो DF-ZF है, तो जैसे कि हमने आपको कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भारत का HSTDV। बस प्राइमरी डिफरेंस ये है कि चाइना के DF-ZF हाईली मैन्योरेबल है, जिसका मतलब ये है कि हाइपरसोनिक रफ्तार में बहुत ही शार्प टर्न्स ले सकता है। और इस तरह के जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं तो उनके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि ग्लाइड व्हीकल साइज में छोटे होते हैं, जिस वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा फायदा ये कि हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ नॉर्मल रडार्स की मदद से इनको पकड़ पाना और मुश्किल होता है। और चाइना का जो ये DF-ZF है, इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हाईली मैन्योरेबल है, यानी कि इसकी लास्ट स्टेज में शायद ये डिटेक्ट हो पाए। और मान लीजिए अगर डिटेक्ट हो भी जाता है तो वो भी टारगेट को हिट करने से कुछ सेकंड्स पहले ही होगा, यानी कि इसे इंटरसेप्ट कर पाना लगभग ना के बराबर है। और उसका बड़ा कारण यह है कि इसके पाथ को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। चीन का जो ये DF-ZF ग्लाइड व्हीकल है तो इसे एक्चुअल में 7 बार टेस्ट किया गया और दावा यह किया जाता है कि इसके 7 परीक्षण पूरी तरह से सफल रहे थे और इन सफल परीक्षण के बाद ही इसे ऑपरेशनल किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना का यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मैक 5 से मैक 10 तक की रफ्तार को अचीव कर सकता है, और जबकि चीन की तरफ से तो इसकी मैक 20 तक की रफ्तार तक को क्लेम किया जा चुका है। और चूंकि ये ग्लाइड व्हीकल है तो ये किसी भी कन्वेंशनल मिसाइल की तरह डायरेक्ट री एंट्री नहीं लेता है, बल्कि ये अपने एक पाथ पर ग्लाइड करता है जिससे इसकी डिटेक्टिबिलिटी कम होती है और उसके हमला करने की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। और ये DF-ZF और DF-16B मिसाइल मिलकर DF-17 मिसाइल बनाती है।
सोर्सेस के मुताबिक चीन अपनी इस मिसाइल की 9 परीक्षण ऑलरेडी कर चुका है और इसका जो 2017 वाला परीक्षण था तो इस परीक्षण में DF-17 मिसाइल ने पहले 1400 किलोमीटर की रेंज को कवर किया था। फिर उसके बाद इसमें माउंट किए गए ग्लाइड व्हीकल ने 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्लाइड किया था। तो इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले DF-17 मिसाइल सॉलिड बूस्टर का इस्तेमाल करके आउटर एटमॉस्फेयर पर पहुंचती है, फिर वहां से DF-ZF ग्लाइड व्हीकल को रिलीज किया जाता है और फिर ग्लाइड व्हीकल दुश्मन की नज़रों से बचने के लिए हाई एल्टीट्यूड पर मैन्यूवरिंग करते हुए ग्लाइड करता है और एंड में जाके अपने टारगेट पर स्ट्राइक करता है। और एक खतरा और बढ़ जाएगा जब इसकी रेंज को एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे कि अगर इस DF-ZF ग्लाइड व्हीकल को माउंट किया जाए DF-21 मिसाइल पर जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, या फिर इसे DF-31 मिसाइल पर भी माउंट किया जा सकता है जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक है। जबकि 2020 के आसपास साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कुछ एनोनिमस मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से कहा गया था कि चाइना की जो सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 है तो उसे चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने फुजियांग और झेजियांग बेसिस पर डिप्लॉय कर रही है, जो कि ताइवान के ठीक सामने स्थित है। बाकी चीन अगर इन मिसाइल्स को ताइवान के खिलाफ डिप्लॉय कर सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है जो कि चीन को ये मिसाइल्स भारत के खिलाफ भी डिप्लॉय करने से रोके, तो इसलिए हमेशा ही भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस मिसाइल का भारत पर क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको इस तरह के मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट में दिलचस्पी है तो उसके लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके मिलिट्री से इंस्पायर डिजाइन वाले मर्चेंडाइज को चेकआउट जरूर करें, और स्पेशल डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PKMKB। और अब वापस से आते हैं वीडियो पर। तो जो ये DF-17 है, एक तो ये हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है और दूसरा सेम टाइम पर इसका जो ग्लाइड व्हीकल है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से हाईली मैन्यूवर भी है, और जिस वजह से दुश्मन के डिफेंसिव टारगेट्स तक इसके लिए पहुंचना बहुत आसान है। जो ग्लाइड व्हीकल है वो स्ट्राइक करने से पहले अपर एटमॉस्फेयर में फ्लाई करता है, लेकिन ये बहुत ही लोअर लेवल पर भी उड़ान भर सकता है और मैन्यूवरिंग करते हुए मिसाइल से बच भी सकता है। और इसमें इस तरह की कैपेबिलिटी भी है कि अगर इनिशियल अटैक फेल हो जाए तो ये टारगेट को री इंगेज कर सकता है, और टारगेट पर पहुंचने से पहले ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर बने रह सकता है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसको डिटेक्ट कर पाना और उसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी नॉर्मल कन्वेंशनल इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए मैक 5 से अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर रहे मैन्यूवरिंग टारगेट को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी वर्तमान समय में अमेरिका और भारत दोनों ही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिनको एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इंटरसेप्ट ना कर पाएं। लेकिन इन दोनों ही देशों के जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हैं वो भी अंडर डेवलपमेंट है और उनको पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में समय लगेगा। और जैसे कि हमने आपको कहा कि ताइवान के खिलाफ ये वेपन सिस्टम्स ऑलरेडी डिप्लॉय किए गए, लेकिन LAC पर भारत और चीन के बीच भी तनाव बना हुआ है। और जैसे कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कई बार क्लियर कर चुके हैं कि LAC की सिचुएशन अभी स्टेबल जरूर है लेकिन सेंसिटिव बनी हुई है। और चूंकि DF-17 मोबाइल लॉन्चर के साथ आती है तो इसलिए चीन के लिए इस वेपन सिस्टम को भारत के खिलाफ डिप्लॉय करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। और जिस हिसाब से चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं तो इस तरह के सिस्टम्स का प्रोडक्शन भी चीन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और लगभग इस तरह के 8 मिसाइल से एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकती हैं। वहीं इस तरह की मिसाइल्स का एक बड़ा ग्रुप बड़े एयरफील्ड को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो कंसीडर किया जाए जहां चीन DF-21 मिसाइल की मदद से DF-ZF को फायर करता है तो हाँ, हमारी शिप्स, हमारे कैरियर्स, ये सभी खतरे में पड़ेंगे। और इस पूरे सिनेरियो का सबसे खराब पार्ट यह है कि हाइपरसोनिक वेपन्स को रोकने वाला अभी तक ऐसा कोई भी रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। हाँ, रेलगन या फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ये इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें भी मैच्योर होने में समय लगेगा। तो अब बात यह आती है कि इस पूरे मामले का कंक्लूजन क्या है। तो देखिए, कंक्लूजन ये है कि ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि पहले बुलेट का इन्वेंशन हुआ था, फिर उसके बाद जाकर उस बुलेट को रोकने वाली बुलेट प्रूफ वेस्ट का इन्वेंशन हुआ। तो हाँ, कह सकते हैं कि भविष्य में हाइपरसोनिक वेपन्स को रोकने के लिए रिलायबल एयर डिफेंस मेजर्स भी जरूर देखने को मिलेंगे। पर ये भविष्य की बात है। अगर बात करें वर्तमान की तो वर्तमान समय में हमारे पास तो हाइपरसोनिक वेपन्स को रोकने वाला कोई एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए निश्चित रूप से भारत के लिए खतरा है। और जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से फिलहाल अभी रशिया और चीन की सर्विस में ही ऑपरेशनल है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही इन दोनों देशों के पास हाइपरसोनिक वेपन्स वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर इन पर कोई हाइपरसोनिक वेपन से फायर करे तो इनके पास भी उसको रोकने के लिए कोई भी रिलायबल एयर डिफेंस मेजर्स नहीं है। यहाँ तक कि उनके पास भी इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उनकी तरफ आते हुए हाइपरसोनिक वेपन को डिस्ट्रॉय भी कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे भारत के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि भारत अपने खुद के हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स को जल्द से जल्द विकसित करे, खासतौर पर अपने ग्लाइड व्हीकल को। और दूसरा ऑप्शन ये कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का जो डेवलपमेंट है उसे और तेज किया जाए। और इसके लिए भारत के पास HSTDV, प्रोजेक्ट काली, तो इस तरह के प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं। और इनके अलावा भारत एक रेल गन को विकसित करने पर भी काम कर रहा है। और देखना यह कि इनमें से क्या पहले ऑपरेशनल होता है। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले बिग शाउट आउट टू नीरव कोटक, जिनकी रिसर्च के साथ ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। बाकी अगर आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें।
बाकी हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।